विद्यार्थियों, आज के अध्ययन में आपका स्वागत है। आज के अध्ययन की शुरुआत हम एक प्रेरक कथन से करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ आगे बढ़िएगा। जिन्होंने जिंदगी में कुछ ख्वाब सजाए होते हैं, जिन्होंने जिंदगी में कुछ ख्वाब सजाए होते हैं, वो फिर रातों को चैन से कहाँ सोते हैं। वो ही रचाते हैं इस ज़माने में इतिहास नया, जो कुछ पाने के लिए अपना बहुत कुछ खोते हैं। विद्यार्थियों, आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सर्वस्व लगाने वाले महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के कार्यों का अध्ययन करेंगे। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों की शुरुआत करके भारत में राष्ट्रीयता की अलग जगह थी। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि महात्मा गांधी व उनके कार्यों का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा है और हमने आज़ादी किस प्रकार प्राप्त की है। तो आइए विद्यार्थियों, आज के अध्ययन की शुरुआत हम करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म कब व कहाँ हुआ? उत्तर, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। प्रश्न नंबर 2, महात्मा गांधी के माता पिता कौन थे? उत्तर, महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी, जो राजकोट रियासत के दीवान थे, और माता का नाम पुतलीबाई था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए? उत्तर, महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में एक पारसी फर्म दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के एक मुकदमे के संबंध में दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किन संस्थाओं की स्थापना की? उत्तर, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में निम्न संस्थाओं की स्थापना की। 1. नटाल इंडियन कांग्रेस, 2. टॉलस्टॉय फॉर्म, 3. फिनिक्स फॉर्म। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किए गए समाचार पत्र कौन से थे? उत्तर, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र चलाया। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? उत्तर, महात्मा गांधी सन 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। प्रश्न नंबर 7, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सफल सत्याग्रह कब व कहाँ चलाया? उत्तर, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 ईस्वी में चलाया। प्रश्न नंबर 8, महात्मा गांधी किसके निमंत्रण पर चंपारण पहुँचे थे? उत्तर, महात्मा गांधी किसान राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण आए थे। प्रश्न नंबर 9, चंपारण किसान आंदोलन समझाइए। उत्तर, चंपारण में यूरोपीय नील बागान मालिक किसानों पर अत्याचार करते थे। किसानों से जबरन नील की खेती कराई जाती थी। 1917 में किसान राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर महात्मा गांधी चंपारण जाते हैं और किसानों की तरफ से आंदोलन करते हैं। इस पर किसानों को अंग्रेजों द्वारा राहत प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न, अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर संघर्ष में गांधी जी का योगदान बताइए। उत्तर, 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के मिल मालिकों एवं मजदूरों के विवाद में हस्तक्षेप कर मजदूरों को 35% महंगाई भत्ता दिलाया। इस प्रकार महात्मा गांधी ने मजदूरों की सहायता की। अगला प्रश्न, खेड़ा किसान आंदोलन में गांधी जी का योगदान बताइए। उत्तर, 1918 ईस्वी में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा में किसानों के लिए संघर्ष किया। किसानों की फसल नष्ट होने पर भी सरकार लगान वसूल कर रही थी। गांधी जी के आंदोलन करने पर किसानों को राहत प्रदान की गई। प्रश्न नंबर 12, प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि प्रदान की? उत्तर, कैसर ए हिंद। प्रश्न नंबर 13, महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए? उत्तर, महात्मा गांधी कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था, कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। प्रश्न नंबर 14, हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब व किसने की? उत्तर, हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा प्रकाशित अखबार कौन कौन से हैं? उत्तर, गांधी जी द्वारा यंग इंडिया, नवजीवन व हरिजन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया।
अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट समझाइए। उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 सितंबर 1917 को ब्रिटिश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक राजद्रोह कमेटी गठित की गई। इस समिति की सिफारिश पर भारतीयों के विरोध के बावजूद 18 मार्च 1919 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा ने एक कानून पास किया जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। इस एक्ट के द्वारा राजद्रोहात्मक कार्यों के संदेह मात्र पर किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजा जा सकता था। इसी वजह से इस कानून को काला कानून भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? उत्तर, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया। प्रश्न नंबर 18, असहयोग आंदोलन के उदय होने के कारण बताइए। उत्तर, असहयोग आंदोलन के उदय होने के निम्न कारण हैं। पहला, आर्थिक संकट। प्रथम विश्व युद्ध के समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। दूसरा कारण, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से असंतोष। 1919 के सुधारों से देश में तीव्र असंतोष था, इस वजह से भी असहयोग आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। तीसरा कारण, रॉलेट एक्ट। ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट पास किया गया जिससे भारतीय जनता नाराज थी। चौथा कारण, ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। ब्रिटिश सरकार द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया जिससे भारतीय जनता में आक्रोश था। पांचवा कारण, गांधी जी ने सरकार से मांग की कि सरकार जलियांवाला बाग कांड पर खेद प्रकट करे, खिलाफत आंदोलन पर अपना रुख स्पष्ट करे। सरकार ने गांधी जी की बात पर ध्यान नहीं दिया। इस पर गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। प्रश्न नंबर 19, गांधी जी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन में कौन कौन से कार्यक्रम किए गए? उत्तर, गांधी जी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन में 2 प्रकार के कार्यक्रम किए गए। पहला कार्यक्रम असहयोगात्मक कार्यक्रम व दूसरा रचनात्मक कार्यक्रम। पहले हम असहयोगात्मक कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत पहला, सरकारी उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग किया गया। 2, सरकारी व अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया गया। 3, सरकारी स्कूल, कॉलेज एवं अदालतों का बहिष्कार किया गया। 4, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। और 5, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार किया गया। अब हम रचनात्मक कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। पहला, राष्ट्रीय स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। दूसरा, झगड़ों को निपटाने हेतु पंचायतों की स्थापना की गई। 3, चरखों द्वारा निर्मित स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार किया गया। 4, शराबबंदी की गई। 5, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने के कार्य किए गए। 6, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। और 7, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार किया गया। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया? इस प्रश्न को हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि चोरी चौरा कांड समझाइए। उत्तर, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के चोरी चौरा नामक स्थान पर शांतिपूर्ण जुलूस को पुलिस द्वारा दबाने का प्रयास किया गया। इस पर उग्र भीड़ ने पुलिस चौकी को घेर कर आग लगा दी। एक थानेदार सहित 21 सिपाही मारे गए। गांधी जी ने इस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करने का निर्णय किया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली, गुजरात में कांग्रेस कमेटी की बैठक में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। प्रश्न नंबर 21, असहयोग आंदोलन का महत्व बताइए। उत्तर, असहयोग आंदोलन भारत के स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण रहा है। निम्न बिंदुओं के तहत हम इसका महत्व समझ सकते हैं। 1, इस आंदोलन ने कांग्रेस को नई दिशा प्रदान की। 2, कांग्रेस के आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया गया। 3, भारतीयों में स्वराज की प्राप्ति की प्रबल इच्छा जागृत हुई। 4, इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को चुनौती देने के लिए जनता को संगठित किया। अगला प्रश्न, स्वराज दल के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, चित्तरंजन दास एवं पंडित मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इलाहाबाद में एक सम्मेलन कर 1 मार्च 1923 को स्वराज दल का गठन किया। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास एवं
सचिव मोतीलाल नेहरू बनाए गए। स्वराज दल का उद्देश्य केंद्रीय विधानसभा एवं प्रांतीय विधान परिषदों में प्रवेश कर एक निश्चित समय में राष्ट्रीय मांगों को पूरा करना था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की? उत्तर, ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 ईस्वी में की। प्रश्न नंबर 24, साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार क्यों किया? उत्तर, साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। प्रश्न नंबर 25, साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? उत्तर, भारत में संवैधानिक सुधार पर सुझाव देना साइमन कमीशन का उद्देश्य था। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया? उत्तर, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। प्रश्न नंबर 27, लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया? उत्तर, लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया। प्रश्न नंबर 28, नेहरू समिति कब गठित की गई? उत्तर, नेहरू समिति का गठन मई 1928 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न, नेहरू समिति का प्रमुख कार्य क्या था? उत्तर, भारत के भावी संविधान की रूपरेखा तैयार करना नेहरू समिति का मुख्य कार्य था। प्रश्न नंबर 30, नेहरू समिति के सदस्य कौन थे? नाम बताइए। उत्तर, नेहरू समिति में मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर अली इमाम, सरदार मंगल सिंह आदि सदस्य थे। अगला प्रश्न, नेहरू समिति का गठन किस व्यक्ति के चुनौती देने पर किया गया? उत्तर, लॉर्ड बर्कनहेड द्वारा चुनौती देने पर नेहरू समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को समझाइए। उत्तर, दिसंबर 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। इस प्रस्ताव को पारित कर लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को आधी रात को भारत की स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया। प्रश्न नंबर 33, कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया? उत्तर, कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया। हमारा अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया? उत्तर, महात्मा गांधी ने सन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने अपने किस पत्र के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांगें प्रस्तुत की? उत्तर, महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया के माध्यम से 11 सूत्री मांगें लॉर्ड इरविन के समक्ष प्रस्तुत की। प्रश्न नंबर 36, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की किस पद यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की है? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा को नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से तुलना की है। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के क्या कारण थे? उत्तर, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के निम्न कारण थे। पहला, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करना। ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया था। दूसरा, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया था। 3, गांधी जी की मांगों की उपेक्षा करना। गांधी जी ने यंग इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगें रखी, किंतु ब्रिटिश सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का मार्ग अपनाया। अगला प्रश्न, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस प्रकार किया? इस प्रश्न को हम इस प्रकार भी ले सकते हैं कि गांधी जी की नमक यात्रा को स्पष्ट कीजिए या गांधी जी का दांडी मार्च समझाइए। उत्तर, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने चुने हुए 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए पद यात्रा आरंभ की। 240 मील की यात्रा 24 दिन में कर गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी के समुद्र तट पर पहुँचे और मुट्ठी भर नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ा। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ
हुआ। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे, बताइए। उत्तर, 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 1. नमक कानून का उल्लंघन करना और स्वयं नमक बनाना। 2. महिलाओं द्वारा शराब, अफीम एवं विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना। 3. सूत काटना। 4. विदेशी वस्त्रों को जलाना। 5. विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार करना। 6. सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र देना। 7. भू राजस्व, लगान व अन्य करों का भुगतान नहीं करना। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व बताइए। उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। 1. सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं, किसानों एवं मजदूरों ने सक्रिय भागीदारी की। 2. आंदोलन के दौरान ब्रिटेन से आयातित कपड़ों की मांग घट गई। 3. भारत में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा मिला। 4. पूरे देश में सभी सामाजिक वर्गों ने इस आंदोलन में भाग लिया। प्रश्न नंबर 41, गांधी इरविन समझौता समझाइए। उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम स्वरूप तेज बहादुर सप्रू व जयकर के प्रयासों से गांधी और वायसराय इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को दिल्ली में समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते की निम्न शर्तें हैं। 1. कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की शर्त मान ली। 2. कांग्रेस ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया। 3. ब्रिटिश सरकार ने हिंसात्मक कार्यों के लिए बंदियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करना स्वीकार किया। 4. ब्रिटिश सरकार ने समुद्र तटीय ग्रामीणों को घरेलू उपयोग हेतु नमक बनाने का अधिकार दिया। और 5. भारतीयों को शांतिपूर्ण धरने की अनुमति दी गई। अगला प्रश्न, लंदन में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया? उत्तर, लंदन में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया। अगला प्रश्न, गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? उत्तर, गांधी जी ने पुनः 3 जनवरी सन 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से कब समाप्त किया गया? उत्तर, 18 मई 1934 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। विद्यार्थियों, अब हम 1919 व 1935 के अधिनियम पर चर्चा करेंगे। हमारा अगला प्रश्न, 1919 ईस्वी के अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, 1919 ईस्वी के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे एवं चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे। इन दोनों के प्रयासों से ही यह अधिनियम लाया गया था। प्रश्न नंबर 46, 1919 ईस्वी के अधिनियम के पारित होने के कारण बताइए। उत्तर, 1919 ईस्वी के अधिनियम के पारित होने के निम्न कारण थे। 1. प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। भारतीयों को यह आशा थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज भारत में स्वशासन की स्थापना करेंगे। 2. कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हो गया था। 3. भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को घोषणा की थी कि भारत में क्रमशः उत्तरदेश सरकार की स्थापना के उद्देश्य से स्वशासन की संस्था का विकास किया जाएगा। इन सभी कारणों से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की भूमिका बनी। हमारा अगला प्रश्न नंबर 47, 1919 ईस्वी के अधिनियम की विशेषताएं बताइए। उत्तर, 1919 ईस्वी के अधिनियम की निम्न विशेषताएं हैं। 1. प्रांतों में द्वैत शासन या डायरेची की स्थापना की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, सुरक्षित विषय एवं हस्तांतरित विषय। 2. गवर्नर की कार्यकारिणी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होकर गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होती थी, जबकि मंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे। 3. केंद्र एवं प्रांतों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया। 4. केंद्र में पहली बार द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। उच्च सदन राज्य परिषद एवं निम्न सदन विधानसभा कहलाया। 5. भारतीय उच्चायुक्त
इंडियन हाई कमिश्नर का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न, 1919 ईस्वी के अधिनियम के दोष बताइए। उत्तर, 1919 ईस्वी के अधिनियम के दोष निम्न हैं। 1. प्रांतों में द्वैध शासन के अंतर्गत सुरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों का विभाजन अव्यवहारिक था। 2. गवर्नर जनरल और उसकी परिषद व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। 3. सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार भारत की राष्ट्रीयता पर प्रहार था। अगला प्रश्न, 1935 ईस्वी के अधिनियम के पारित होने के क्या कारण थे। उत्तर, 1935 ईस्वी का अधिनियम एक विस्तृत अधिनियम था। यह अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किया गया अंतिम महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था थी। इसे लागू करने के निम्न कारण थे। 1. 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका। 2. साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध किया था। 3. सविनय अवज्ञा आंदोलन ने अंग्रेजी साम्राज्य विरोधी भावना को तीव्र कर दिया। 4. तीनों गोलमेज सम्मेलन पूर्ण होने पर नए सुधार करना आवश्यक था। इन्हीं कारणों से ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया। प्रश्न नंबर 50, 1935 ईस्वी के अधिनियम की विशेषताएं बताइए। उत्तर, 1935 ईस्वी के अधिनियम की निम्न विशेषताएं हैं। 1. 1919 ईस्वी के अधिनियम द्वारा स्थापित प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। 2. प्रांतों में 2 सदन वाली विधायिका की व्यवस्था की गई। 3. एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। और 4. केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। 5. इस अधिनियम द्वारा समस्त विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया: संघ सूची, प्रांत सूची एवं समवर्ती सूची। 6. एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 7. 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा स्थापित इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। 8. एक केंद्रीय बैंक का प्रावधान किया गया जो भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में जाना गया। 9. सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। 10. रेलवे के नियंत्रण, निर्माण, रखरखाव एवं संचालन हेतु एक संघीय रेलवे प्राधिकरण का प्रावधान किया गया। 11. बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। 12. सिंध व उड़ीसा 2 नए प्रांत बनाए गए। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम के दोष बताइए। उत्तर, 1935 के अधिनियम के निम्न दोष हैं। 1. प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया किंतु प्रांतीय गवर्नरों को विवेकी अधिकार देकर इसे सीमित कर दिया गया। 2. देशी रियासतों के संघ में सम्मिलित होने की पर्याप्त संख्या के प्रावधान के कारण भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई। 3. संघीय न्यायालय भी अंतिम न्यायालय नहीं था, इसके विरुद्ध इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम के प्रावधान कब से भारत में लागू हुए। उत्तर, 1935 के अधिनियम के प्रावधान भारत में 1 अप्रैल सन 1937 से लागू हुए। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय सरकारों के निर्माण का वर्णन कीजिए। उत्तर, 1935 का अधिनियम प्रांतीय क्षेत्रों में 1 अप्रैल 1937 से लागू किया गया। इसके अनुसार प्रांतों में चुनाव हुए। कुल 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। केवल 3 प्रांतों बंगाल, पंजाब एवं सिंध में गैर कांग्रेस सरकारें बनी। प्रांतीय सरकारों के जो कार्य थे वो इस प्रकार थे। 1. प्रांतीय सरकारों ने नागरिक स्वतंत्रता और समान अधिकार के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया। 2. चोरी चोरा कांड एवं मोपला विद्रोह में सजा काट रहे लोगों एवं गढ़वाली सैनिकों को रिहा कर दिया गया। 3. सामाजिक एवं आर्थिक सुधार के कार्य किए गए। 4. शराबबंदी, हरिजन उत्थान, ग्रामीण विकास, शिक्षा आदि से संबंधित कार्य किए गए। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54। यह कथन किसका है कि मैं भारत की बालू से एक ऐसा आंदोलन पैदा करूंगा जो खुद कांग्रेस से भी बड़ा होगा। उत्तर, उक्त कथन महात्मा गांधी का है। अब हम भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा करेंगे, प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। हमारा अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के कारण बताइए। उत्तर, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के निम्न कारण हैं। 1. सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था
और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय नेताओं से सलाह किए बिना ही भारत को भी इंग्लैंड के साथ युद्ध में शामिल कर दिया था। 2 मार्च 1942 के क्रिप्स मिशन की असफलता ने भारतीय जनता को निराश किया। 3 द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि के कारण जनता में असंतोष की भावना व्याप्त थी। 4 जापानी सेनाओं ने अंग्रेजों को पराजित कर सिंगापुर, बर्मा तथा मलाया पर अधिकार कर लिया था और भारत पर भी जापानी आक्रमण का भय बना हुआ था। इन परिस्थितियों में अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। प्रश्न संख्या 56, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? उत्तर 7 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का यह प्रस्ताव पास किया गया। 8 अगस्त 1942 को ही बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में एक ऐतिहासिक सभा में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम व गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। उत्तर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए 9 अगस्त 1942 को गांधी जी व अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में एवं कांग्रेस के अन्य नेताओं को अहमदनगर दुर्ग में नज़रबंद कर दिया गया। देश में बम्बई, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, इलाहाबाद, पटना आदि प्रमुख शहरों में जुलूस निकाले गए। भीड़ ने ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों, पुलिस थाने, डाकघर, न्यायालय, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर आक्रमण किए। सार्वजनिक भवनों पर तिरंगा फहराया गया। समाजवादी नेताओं ने भूमिगत होकर आंदोलन को आगे बढ़ाया। आंदोलनकारियों ने कई स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित की। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने में पूरी शक्ति लगा दी। 1942 के अंत तक 60,000 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस व सेना की गोलीबारी में 10,000 से भी अधिक लोग मारे गए। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व समझाइए। उत्तर, नेतृत्व विहीन यह आंदोलन भारतीय जनता के संघर्ष एवं बलिदान का अनूठा उदाहरण है। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। 1. युवाओं, महिलाओं, किसानों आदि विभिन्न वर्गों ने बड़ी वीरता के साथ इस आंदोलन में भाग लिया। 2. अरुणा आसफ अली एवं सुचेता कृपलानी जैसी महिलाओं ने भूमिगत होकर कार्य किए। उषा मेहता कांग्रेस रेडियो चलाने वाले समूह की प्रमुख सदस्य थी। 3. मजदूरों ने अहमदाबाद में लगभग 3.5 माह तक कारखाने बंद रखे। 4. विद्यार्थियों ने गांव-गांव में आंदोलन का प्रचार किया। 5. इस आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता यही थी कि इसके परिणाम स्वरूप भारत की स्वतंत्रता की मांग राष्ट्रीय आंदोलन की प्रथम मांग बन गई। 6. अंग्रेज अब समझ गए थे कि वे भारत पर अधिक समय तक अधिकार नहीं रख सकते हैं। अगला प्रश्न, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को भूमिगत रूप से नेतृत्व देने वाले आंदोलनकारियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, समाजवादी अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्रीमती अरुणा आसफ अली ने भूमिगत होकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को 5 लोगों के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले। उन्होंने आज़ाद दस्ता बनाकर जन क्रांति का कार्यक्रम संपन्न करने के प्रयास किए। राम मनोहर लोहिया कांग्रेस रेडियो पर सक्रिय थे। अरुणा आसफ अली बंबई में कार्य करती रही। प्रश्न नंबर 60, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने समानांतर सरकारें कहां-कहां पर स्थापित की? उत्तर, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने निम्न स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित की। 1. बलिया उत्तर प्रदेश, यहाँ पर चित्तू पांडे के नेतृत्व में सरकार बनी। 2. मिदनापुर बंगाल, 17 दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक जातीय सरकार के रूप में यहाँ राष्ट्रीय सरकार रही। 3. सतारा महाराष्ट्र, नाना पाटिल के नेतृत्व में सबसे दीर्घजीवी सरकार बनी।
यहाँ की सरकार 1945 ईस्वी तक चलती रही। प्रश्न नंबर 61, यह किसका कथन है कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नहीं बना हूँ? उत्तर, यह कथन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल का है। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब से प्रारंभ हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन कौन थे? उत्तर, 17 अक्टूबर 1940 में महाराष्ट्र के पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? उत्तर, 23 मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? उत्तर, 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? नाम बताइए। उत्तर, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। इनके नाम इस प्रकार हैं। 1, सर पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे। 2, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो उस समय बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। और 3, A.V. अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न, क्रिप्स मिशन को आगे की तारीख का चेक किसने कहा है? उत्तर, महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को आगे की तारीख का चेक या पोस्ट डेटेड चेक कहा है। प्रश्न नंबर 67, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? उत्तर, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मनाया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई और इसके अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? उत्तर, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। अगला प्रश्न, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन बने? उत्तर, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। प्रश्न नंबर 70, माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित हुई? उत्तर, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? उत्तर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। जूनागढ़ का भारत में विलय किस प्रकार हुआ? उत्तर, जूनागढ़ का भारत में विलय जनमत संग्रह द्वारा हुआ। अगला प्रश्न, हैदराबाद का भारत में विलय किस प्रकार हुआ? उत्तर, हैदराबाद का भारत में विलय सेना द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाकर किया गया। अगला प्रश्न, कश्मीर के भारत में विलय के समय वहाँ के शासक कौन थे? उत्तर, कश्मीर के भारत में विलय के समय वहाँ के शासक महाराजा हरि सिंह थे। अगला प्रश्न, भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? उत्तर, भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निभाई गई। प्रश्न नंबर 76, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थीं? उत्तर, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देशी रियासतें थीं। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? उत्तर, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? उत्तर, लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। आज का आखिरी प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। विद्यार्थियों, आज हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी और महात्मा गांधी द्वारा किए गए आंदोलनों पर चर्चा की है। इनके अतिरिक्त हमने 1919 व 1935 के अधिनियम पर चर्चा की है। साथ ही भारत की आज़ादी तक के महत्वपूर्ण घटनाक्रम का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों, आज हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी व महात्मा गांधी के आंदोलनों पर चर्चा करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त 1919 व 1935 के अधिनियम पर चर्चा की है। इसके साथ ही भारत की आज़ादी तक के महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर विश्लेषण करने का प्रयास किया है। शीघ्र ही नए विषय के साथ हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।